हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज की जो क्लास है उसमें हम मॉक टेस्ट नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। होप सो आपने पहले के जो 5 मॉक टेस्ट हैं वो आपने अपने टेस्ट दे दिए होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी अपने परफॉर्मेंस के बारे में भी काफी ज्यादा जो है उनके थ्रू पता लगा होगा। आज जो मॉक टेस्ट 6 के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे और होप सो आपने मॉक टेस्ट 6 भी अटेम्प्ट कर चुके होंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मून हैज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डैश पार्ट ऑफ द अर्थ। तो जो आपका फॉर्मूला है ना, W इज इक्वल्स टू mg, या फिर हम लिखते हैं ना फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है g के, यानी कि वेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g के। मैंने आपको बताया था वेट क्या है। अगर यहाँ पर आपका 60 किलो है वेट, यानी कि आपका अर्थ पे 60 केजीज वेट है, तो आपका मून पे जो कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 किलो। तो ऐसे ही अब क्योंकि वेट और जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जी के टर्म्स में भी यही जाएगा कि जो जी है अर्थ का, नहीं, जो जी है मून का, वो है 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 पार्ट है हमारे अर्थ का, ठीक है। सबसे ब्राइटेस्ट स्टार यूनिवर्स का कौन सा है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ पे मिल्की वे की बात हो रही है, लेकिन अगर यूनिवर्स में अगर बोला जाए तो वो आपका सीरियस है सबसे ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है। ओके, इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज हीटिंग एलिमेंट जो है वो किस चीज का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो वो डिपेंड करेगा लेंथ पे, ठीक है। 4 चीजें, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और आपका मटेरियल किस तरीके का है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये आपके इन चारों चीजों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ऑप्शन में कौन सा मैच नहीं कर रहा है? ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करेगा, बाकी टेम्परेचर, एरिया और लेंथ, इन तीनों चीजों पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं रुकावट है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका फ्लो हो रहा है उसको जो रोकने की कोशिश करता है, उसको जो अपोज करता है, उस फोर्स को हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या है? रो एल बाई ए। और ओम्स लॉ में भी सॉरी, ओम्स लॉ में भी आपका फॉर्मूला क्या बनता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ये दोनों फॉर्मूले आप रेजिस्टेंस के लिए याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस के ये पर्टिकुलर फॉर्मूले होते हैं, ये इन सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे यानी कि इस डायरेक्शन में जब आप मूव करते हैं तो एटम का जो साइज है या एलिमेंट्स का जो साइज है वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, या फिर कोई उसमें हमें पहले इंक्रीज होगा या पहले डिक्रीज देन इंक्रीज, ऐसा। तो अब देखो, आप इसको लॉजिकली सोचो कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता जाएगा तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, इधर हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन है, ऐसे ही वहां पर गए तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी बढ़े, वैसे ही यहाँ पे 3, 4, 5, 6, तो ऐसे करके धीरे धीरे प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगी। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से साइज जो है वो डिक्रीज होता है जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन से एलिमेंट का सेट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है इन देयर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर आपका
किस किस बेसिस पर है, सबसे पहले तो अप टू डाउन अगर मैं देखूं, ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो वहां पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। मेटल किसे कहते हैं, जो बहुत इजीली अपने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दे, ठीक है, वो आपके मेटल्स हो गए। तो मेटालिक कैरेक्टर आपका मेनली जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपको सेकेंड ग्रुप में आपको याद होगा बेरिलियम है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है। तो ऐसे अब ये डाउन द ग्रुप जा रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपका इस केस में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पे मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ मेटल्स हैं, देन ट्रांजिशन मेटल्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके बाद नॉन मेटल्स है, तो मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे बोला है 2 रेजिस्टर है, ठीक है, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 30 ओम का है, और ये कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में। जब भी सीरीज में कनेक्ट किए जाएंगे तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आप क्या करेंगे, सिंपल उनको प्लस कर देंगे, R1 R2 जितने भी रेजिस्टर हैं। जब आपका पैरेलल की बात आएगी तो आपका R इक्विवेलेंट किस तरीके से निकलेगा वो भी आपको पता होना चाहिए, 1 अपॉन में करना क्या है, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 ऐसे करके आपको सबको ऐड करना है। तो क्योंकि सीरीज में है तो हमें क्या करना है, सिंपल प्लस कर देंगे, 30 30 60। पर यही अगर पैरेलल में होते तो हम क्या करते हैं, 1/r जो है वो हमारा क्या आता, 1/30 1/30 यानी कि 2/30, ठीक है, 2/30, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कितना आता, उल्टा कर देते तो 30/2 यानी कि 15 ओम। तो ये चीजें ध्यान देनी है कि जब पैरेलल में है तब क्या है, जब आपका सीरीज में है रेजिस्टर्स तो आपको क्या करना है, क्लियर है बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कौन कौन सी यूनिट्स हैं, ठीक है, एनर्जी की आपके पास कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो जूल आपके जरूर एनर्जी की यूनिट होती है, वॉट आपके इसकी यूनिट नहीं है, हॉर्स पावर भी आपके पावर के लिए यूनिट है, हाँ, किलोवाट आर ये एनर्जी के लिए है, ठीक है। किलोवाट आर को जब आप कन्वर्ट करेंगे 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ये हमने पढ़ा है ना, 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू, तो यानी कि यहाँ पर आप किलोवाट आर को भी जूल्स में लिख सकते हो। तो किलोवाट आर और जूल ये दोनों के दोनों एनर्जी की ही यूनिट है। एनर्जी और वर्क सेम बात है क्योंकि इनकी यूनिट सेम है, ठीक है, बट इनकी डेफिनेशंस अलग हैं। ओके, चलो, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन में जाएगी, इनमें से किसका रिएक्शन होगा ही होगा। तो होता क्या है, रिएक्शन में हम देखते हैं मेटल्स कौन कौन से इन्वॉल्व किए गए हैं, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, यहाँ पे आपका रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें फोर्थ ऑप्शन जो है आपका, जिसमें कॉपर और आयरन है, आपको पता है आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 डॉट प्लस Cu, कॉपर। तो ये यहाँ पर आपको ये केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इधर पे आपको ये चीज ध्यान देनी है, एक मैंने सॉरी एक मैंने यहाँ पे आपको लोन बताया था, ठीक है, वो लोन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अप्लाई नहीं होगा, वहां पर अपोजिट है, वहां पे एनोड कैथोड का जो सिंबल है प्लस माइनस का वो अलग है। यहाँ पर मेनली क्या है, ये मैंने आपको बताया था, L इज फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, O इज फॉर ऑक्सीडेशन, A इज फॉर एनोड एंड N इज फॉर नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, यहाँ पर जब एनोड कैथोड की बात हो रही है तो यहाँ पे आपके एनोड का जो साइन आएगा ना वो आएगा पॉजिटिव और कैथोड का आएगा नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि एनोड जो है आपका, एनोड वाला जो स्टिक कह सकते हैं वो पॉजिटिव के साथ अटैच होगा और कैथोड आपका नेगेटिव के साथ। वो कहां पर अटैच हो रहा है, एनोड आपका पॉजिटिव से, ठीक है, तो ये तो पहले ही आपने कैंसिल कर दिया क्योंकि एनोड नेगेटिव से अटैच है, और बाकी तीनों ऑप्शन में आपका एनोड जो है वो पॉजिटिव से अटैच है। अब आगे आगे आपको देखना है, ओके, यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट इम्प्योरिटीज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप जो बाकी सारे ऑप्शंस देखेंगे उस अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो आपका
कैथोड नेगेटिव से अटैच होना चाहिए, एनोड पॉजिटिव से अटैच होना चाहिए। अब देखो मेन बात ये भी है कि आपका जो कॉपर है वो रिलीज हो रहा है या फिर वो कह सकते हैं डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो आपका मेनली इधर से देखो, अगर आप ये ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड से रिलीज हो रहा है और कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड से रिलीज हो रहा है, एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें आपका एनोड से रिलीज हो रहा है और कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following represent saponification reaction, जिसमें आपका सोप प्रिपेयर होता है saponification reaction में? एक होगा esterification, एक होगा saponification। esterification saponification ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। देखो होगा क्या, मेन इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। मेनली क्या होता है कि आपका ये चीजें जब ऐड होंगी तो एस्टर बनता है, ठीक है। और एस्टर में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, CH3COONA, जिसमें भी आपका कह सकते हैं सोडियम सॉल्ट है ना, इसको हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट कहते हैं, वो आपके सोप में आ गए। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, ये ही सोप का फॉर्मेशन है, यही है सोप फॉर्मेशन, ठीक है। और बाकी ये जो C2H5OH बन रहा है ये क्या है, ये इथेनॉल है, एल्कोहल फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसका बिल्कुल अपोजिट कर दोगे तो एस्टर बनेगा, वो आपकी कौन सी रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा हो गया आपका, फोर्थ ऑप्शन। ओके, अच्छा होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज में एक तो पूछ लेते हैं डिफरेंस कितने का होता है, उसमें डिफरेंस होता है आपका CH2, चाहे कोई भी ले लो, एल्केन ले लो, एल्काइन ले लो, एल्कीन ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई सबसे पहला मेंबर आपके एल्काइन की होमोलोगस सीरीज का। तो एल्काइन में क्या है, आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उसके लिए 2 कार्बन होने ही चाहिए। सिर्फ एल्केन को छोड़ के, एल्केन में ही आपका मीथेन पाया जाएगा, आपके एल्कीन और एल्काइन में मीथीन या मिथाइन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होने के लिए या ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन होने ही चाहिए, तो वो इथीन या इथाइन से शुरू होता है। तो सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहला मेंबर आपके एल्काइन की होमोलोगस सीरीज का कौन सा है, इथाइन, ठीक है, वो कौन सा है, इथाइन है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेट। करेक्ट स्टेट मतलब आपकी रिएक्शन भी सही होनी चाहिए और स्टेट भी, जो लिक्विड, एक्वस, गैस ये लिखा होता है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नहीं लास्ट ऑप्शन नहीं करेक्ट है, क्योंकि वाटर तो आपका लिक्विड फेज में होता है ना। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसियस फेज में है, उससे क्या बनेगा, H2O बनेगा, जो कि लिक्विड फेज में है। तो इतनी बात आपको क्लियर है। फेजेस भी ध्यान देना कि फेज कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर भी आप टिक कर सकते थे, बट वाटर तो आपका गैसियस फेज में हाँ होता है, बट ये रिएक्शन के थ्रू आपका वो लिक्विड फेज में बनेगा। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो वो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपका कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें डिकम्पोज हो रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं। ये आपका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl, तो वो आपका कौन सा है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्योंकि आप इसको वाटर में ऐड करोगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेंगे। वाटर के भी तो मॉलिक्यूल्स है ना, वो H2O कहाँ जाएगा आपका, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आपका यहाँ पर जो एक्वस फॉर्म है, ठीक है, आयंस का फॉर्म है, वो बनेगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसमें से कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है? और हाँ, इसमें फेजेस भी ध्यान देने हैं कि कौन सा फेज बिल्कुल करेक्ट है। जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ पे आपको एक्वस फेज में दे रखे हैं, यहाँ पे गैसियस फेज में, ओके ये बिल्कुल करेक्ट है, ये गैसियस फेज में हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपको आगे भी देखना है। यहाँ पे एक्वस दे रखा है वाटर को, यहाँ पर लिक्विड, तो आपका लिक्विड वाटर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका NaCl के साथ जो वाटर रिएक्ट कर रहा है वो क्या बनाएगा, यहाँ पर NaOH Cl2H2। फेजेस ध्यान देने, क्योंकि फेजेस का अंतर होगा। स्टूडेंट सोचेंगे नहीं मैम रिएक्शन तो सारी सेम है, बट फेजेस का अंतर है। ओके,
हाँ, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क है? इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट हम किस अकॉर्डिंग बता सकते हैं? जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, जब चेन आ जाती है ना, जब आपके चेन्स आ जाएंगे या फिर सब्स्टिट्यूएंट लग जाएंगे तो वहां पर थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट का फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं सिंपल बात करूं कि लीनियर चेन है, ठीक है, सिंपल चीजें अटैच होती जा रही है, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट उस अकॉर्डिंग आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो वो आपका आ जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ओके। अब इनर्ट गैसेस जो हैं वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करती हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, ठीक है, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, जिसमें आपके 18th ग्रुप में इनर्ट गैसेस मतलब स्टेबल गैसेस जो हो गए, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे जो हैं वो आपके इनर्ट गैसेस जो 18th ग्रुप है उसमें आते हैं। विच न्यूट्रिशन अकर्स इन पैरासाइट? पैरासाइट्स किस तरीके का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? सेप्रोट्रोफिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पर इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हेट्रोट्रोफिक ओके है, हेट्रोट्रोफिक के अंडर ही आपका सेप्रोट्रोफिक आता है, क्योंकि ये अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड है ना, तो इसलिए इनका हेट्रोट्रोफिक आप कह सकते हैं, ऑटोट्रोफिक नहीं कह सकते। WHO का फुल फॉर्म आपका क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। 1 ओम इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या बोला गया? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, ठीक है। करंट की क्या होती है? एम्पियर, यानी कि 1V अपॉन 1A, यानी कि आपका दो ऑप्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट या डी, ओके। नेक्स्ट है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, जब भी आपका मिली एम्पियर या फिर कोई भी ऐसी यूनिट है जिसमें आगे मिली लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 10⁻³ उसके साथ अटैच कर देंगे, 10⁻³ यानी कि 1/1000 एम्पियर। क्लियर है बात? तो आपका वो मिली एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप हैज लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन? सबसे लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें होती है? हर्बीवोर्स में, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे, हर्बीवोर्स में सबसे लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है। डाइजेशन प्रोसेस आपका ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में स्टार्ट हो जाता है? तो वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, जहां से आपका स्टार्च डाइजेस्ट होने लगता है, तो यहाँ पे माउथ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड टू लर्न साइंस इज टू डू साइंस? मतलब कि अगर आपको आपको साइंस सीखनी है तो आपको साइंस करनी भी पड़ेगी, परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो किसने कहा है? डॉक्टर DS कोठारी ने। अच्छा, साइंस इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, ये किसने कहा? ये क्वेश्चन हमने किया था ना, हॉगबेन ने, ठीक है, हॉगबेन ने कहा है कि साइंस क्या है? मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, ओके। What among the following should make a good criteria for learners assessment? वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, असेसमेंट के लिए सारी ही चीजें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ इट्स साइकोमोटर डोमेन? साइकोमोटर डोमेन का सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है रिसीविंग, क्लियर, ओके। अच्छा, फिजिकल वर्क से कौन सा रिलेटेड है? फिजिकल वर्क से रिलेटेड है आपका साइकोमोटर। एंड लास्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज नेचुरल मेथड? नेचुरल मेथड क्या होता है आपका? डायरेक्ट मेथड जो है वो नेचुरल मेथड है। तो आपका 30th का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो होप सो आपको जो मॉक टेस्ट 6 का सोल्यूशन बताया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया, वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो मॉक टेस्ट 7 है आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, साथ ही साथ अपना स्कोर जरूर कंपेयर कीजिए कि आपका कितना मतलब उसमें कितना आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और रिवीजन अपना करते रहिए साथ साथ। बाकी नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो भी, उसका भी सोल्यूशन वीडियो हम जल्द ही आपको देंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।